नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी वाइज बी इनोवेटिव में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग जो है अभी मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं बीपीएससी द्वारा आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा पर। और इस पर जैसे कि हमने आपको बताया था कि इंग्लिश के बाद हम लोग का मेन फोकस जो है वो हिस्ट्री रहेगा, इतिहास की चर्चा करेंगे हम लोग। और इतिहास के चर्चा के क्रम में हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ये समकालीन है मेसोपोटामिया, मिस्र सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता की, चीन की सभ्यता की समकालीन है। और इतनी समृद्ध जो हमारी ये सभ्यता रही जिसके बारे में हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं था। अंग्रेज़ों के भारत आगमन के उपरांत जो है इसके बारे में सबसे पहले जो है चार्ल्स मेसन जो है वो 1826 ईस्वी में इसके बारे में उनको जो है ज्ञान हुआ। और इसके बारे में उन्होंने जो है ये पता लगाया कि इस यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सभ्यता जैसी कुछ है। तो उसके बाद जो है बात फिर जो है आगे बढ़ी, जबकि भारत में जो है पुरातात्विक आयोग का गठन हुआ वो लॉर्ड कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में। तो उस समय जो है फिर धीरे धीरे जो है पुरातात्विक सर्वेक्षण और पुरातात्विक खोज की ओर हमारा ध्यान गया। और उसी आयोग के तहत जो है 1921 ईस्वी, आप समझ सकते हैं कि 100 वर्ष पूर्व जो है हमारे राष्ट्र में अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय हमें ये ज्ञात हुआ कि ये जो सभ्यता है, ये महान सभ्यता जो हमारी सभ्यता थी, इसके बारे में 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल, जो कि उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो प्रभारी थे, और उसके बाद जो है दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी जो पुरातत्ववेत्ता थे, इसके नेतृत्व में जो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो इसकी जो है खुदाई आरंभ हुई, इसका उत्खनन आरंभ हुआ। और इसके बाद जो है एक महान सभ्यता संस्कृति से हमारा जो है परिचय हुआ, जो कि हमारी ही थी, लेकिन हम इससे जो है पूरी तरह से विस्मृत थे। तो ये इस सभ्यता के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसमें जो है विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न तरह की बातें कही गई, लेकिन रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा जो है इसकी जो तिथि है वो निर्धारित किया गया 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक। और ये प्राक ऐतिहासिक काल था, जो कि कांस्य युगीन काल के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इसके जैसे कि हमने आपको बताया कि सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, ये तीन जो है इसके प्रमुख स्तंभ थे। इस सिंधु घाटी सभ्यता से विश्व को परिचय करवाने वाले ये तीन प्रमुख थे। और ये सभ्यता जो है हमने आपको बताया कि ये बेबीलोन, मिस्र और मेसोपोटामिया तथा चीनी सभ्यता के समकालीन थी और अत्यंत ही समृद्ध सभ्यता थी। तो इसमें जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसमें मुख्य रूप से जो है इसकी चौहद्दी के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है इसका सीमांकन कहाँ से कहाँ तक था, कहाँ से कहाँ तक इसका फैलाव था, ये हम लोग चौहद्दी में देखेंगे। उसके बाद ये नगरीय सभ्यता थी। आप समझ सकते हैं कि प्राचीन काल की ये नगरीय सभ्यता, ऐसी नगरीय सभ्यता आज भी आपको दर्शन नहीं होंगे, जितनी नगर की संरचना जितनी सुदृढ़ और जितनी जो है वैज्ञानिक संरचना उस समय में थी, वैसी संरचना आज भी जो है बहुत कम देखने को मिलता है। और इसकी लिपि जो थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके जो बंदरगाह थे, जो मुख्य रूप से आपको गुजरात में पाए गए, तो वहाँ पर जो है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके मुख्य फसल और उत्खनन से जो भी प्राप्त हुए हैं वो भी हमारे चर्चा का विषय होगा। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी क्या है।
चौहद्दी में सबसे उत्तर में जो है चिनाब नदी के तट पर मांदा जगह का नाम है और ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ये जो है इसका उत्तरी सीमा था और इसकी जो दक्षिणी सीमा थी वो गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद है जो अहमदनगर महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये इसका दक्षिण भाग था और इसके पूर्व में जो है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि मेरठ वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है और इसके पश्चिम भाग में जो थी दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान का भाग है। तो इस तरह से जो है ये हम देखते हैं कि ये जो है काफ़ी विशाल जो एक राज्य के रूप में ये फैला हुआ था और अगर यदि हम लोग इसको किलोमीटर के रूप में देखें तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर की जो है लंबाई और चौड़ाई में था और लगभग ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो है इलाका रहा होगा उस समय का। और ये नगरीय सभ्यता थी, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये प्राचीन काल की विकसित सभ्यताओं में से एक है जिसके बारे में हम लोगों ने जाना तब जबकि अंग्रेज भारतवर्ष में आए। तो क्योंकि भारतीय इसके बारे में कभी संज्ञान में भी नहीं गया और अंग्रेज जब आए तो खुदाई के क्रम में जो है ये सारी बातों से हम लोग अवगत हुए। तो नगरीय सभ्यता थी, इसमें जो है नगर का जो विन्यास था, नगर और घरों का जो विन्यास था वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, जो कि हर एक जो सड़क थे वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे और इसकी जो सारी व्यवस्था थी वो पूरी तरह से वैज्ञानिक थी और घर के दरवाजे और खिड़कियां जो थी वो सड़क की तरफ न खुल करके पीछे की ओर खुलती थी। ये भी कितनी वैज्ञानिक स्थितियां थी। और समाज को यदि हम देखें नगरीय सभ्यता की स्थिति में, वहाँ का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था, क्योंकि इसमें जितनी उत्खनन के क्रम में जितनी भी सामग्री प्राप्त हुई है उसमें ये लगता है कि मातृ सत्ता की जो है स्थिति काफ़ी प्रबल थी और ये मातृसत्तात्मक समाज था और काफ़ी शांत प्रिय था। सबसे खास बात यह है कि आप अगर सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो इसमें अस्त्र शस्त्र से संबंधित कुछ भी नहीं मिला है। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि वहाँ के लोग जो थे काफ़ी शांति प्रिय थे। और इसका जो मोहनजोदड़ो जो शहर था वो काफ़ी विकसित था। उसमें जो है दो तरह की स्थितियां होती थी, जो समाज के समृद्ध वर्ग थे वो ऊंचे स्थानों पर उसका था और जो समाज के जो किसान वर्ग या मजदूर वर्ग या अन्य तरह के जो लोग थे वो जो है वो निचले तराई इलाकों में रहते थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उस समय भी समृद्धि का पैमाना जो था वो डाउन एरिया और अपर एरिया के रूप में डेवलप किया हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों का अगर यदि हम लोग इसके लिपि की चर्चा करें तो लिपि के बारे में वैज्ञानिकों ने इस पर काफ़ी शोध चला, लेकिन अभी तक जो है इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन वैज्ञानिक मतों के हिसाब से ये भाव चित्रात्मक लिपि थी जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। सबसे इसकी खास बात यह है कि जब ये पंक्तिबद्ध होती थी तो दाईं ओर से बाईं ओर और पुनः बाईं ओर से दाईं ओर पढ़ी जाती थी। तो इस तरह से जो है वैज्ञानिक अनुसंधान में इसकी जो है इसका ज्ञात हुआ है। और अगर यदि हम लोग इसके बंदरगाह को देखें तो इसमें लोथल और सुरकोटदा जो कि दोनों गुजरात में अवस्थित है, ये प्रमुख बंदरगाह थे जहाँ से जो थे व्यावसायिक और अन्य देशों से जो, जैसे कि हमने अब बताया कि आपको उस समय के जितने भी तात्कालिक सभ्यता थी सबसे जो हमारा व्यापारिक संबंध था वो नदी के माध्यम से था और उसका मुख्य जो बंदरगाह हमारा था वो लोथल और सुरकोटदा था जो कि गुजरात में अवस्थित है। इसके बाद यदि हम लोग इसके फसल की चर्चा करें तो मुख्य फसल जो है वो गेहूं और जौ था। मुख्य फसल गेहूं और जौ था और इसके साथ साथ जो है तरबूज, खरबूज
और राई और फिर जो है एडिबल्स जितने भी आइटम्स होते हैं खाने योग्य, तो वो सब भी उस समय में उपलब्ध थे। लेकिन मुख्य फसल के रूप में गेहूं और जौ प्रसिद्ध था। और इसके बाद यदि हम लोग इसकी चर्चा करें, इसके उत्खनन की चर्चा करें, तो बृहत स्नानागार और नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो है वो भी कालीबंगा में था। इसके साथ साथ जो था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो थे स्वास्तिक चिन्ह, मातृदेवी, कुबड़ वाला साड़, ये सब जो है मुख्य रूप से जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक समृद्ध जो सभ्यता थी उस समय विकसित रूप में वहाँ प्रदर्शित होती है। ऐसी विकसित स्थिति आज आप वर्तमान नगरों और शहरों में भी नहीं पाएंगे। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, नाली प्रणाली की बात करें, जिससे कि शहर का जो पानी था, नगर का पानी जो था वो बाहर की ओर निकलता था, वो इतनी सुदृढ़ थी, इतनी जो सही ढंग से वैज्ञानिक पद्धति से बनाया गया था, जो कि आज भी आप इसको नहीं पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये उन लोगों के लिए जो कि इतिहास जिनका सब्जेक्ट होगा या जिसका जनरल स्टडीज तो सबों के लिए है, दोनों के लिए जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग प्रयास ये करेंगे कि इसको बार बार सुने, और बार बार सुनने से आपको इसका प्रैक्टिस हो जाएगा, और फिर आपसे कोई भी प्रश्न जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाएंगे वो निश्चित रूप से आप बना पाएंगे। तो दोस्तों, आप प्रयास ये करें कि इसको बार बार सुन करके, और इससे संबंधित जो नोट्स हैं वो जो हम लोगों ने बनाया है वो आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा, जिसको कि बार बार आप देख सकें और वो आसानी से आपको याद रह सके। दोस्तों,